नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम वेदांत सिंह हजारी है और करीब सोशल मीडिया पर 30 मिलियन लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं। युवा है, मैं 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक हूँ, तो मेरा सवाल भी उसी से रिलेटेड है। 2027 के विधानसभा चुनाव में करीब 1 करोड़ नए युवा वोट डालने जा रहे हैं और आज का युवा शिक्षा, रोजगार और अवसरों को लेकर जागरूक हो गया है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपकी सरकार पर भरोसा करें? देखिए, प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आज के युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा पर किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने उस तो आपके सामने बताया कि युवाओं के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने उन युवाओं के लिए यूपी के अंदर प्रारंभ भी किए हैं, जो उन युवाओं को बदलने के लिए, उनके जीवन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा एक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और मैं संवाद भी वर्तमान में बनाने का कार्य कर रहा हूं, अलग अलग संस्थानों में जाकर के और युवाओं से खास तौर पर। पिछले 9 वर्ष से, और जब हम इलेक्शन में जाएंगे तब हमारी सरकार को 10 वर्ष पूरे हो चुके होंगे या 10 वर्ष का कार्यकाल हमारा पूरा हो रहा होगा। स्वाभाविक रूप से जो 18 से लेकर के 25 वर्ष की उम्र का युवा होगा, जिसकी आपने चर्चा की है, ये युवा उस समय 8 से लेकर के 15 वर्ष के बीच का रहा होगा। उस समय उस युवा के लिए उस समय की परिस्थितियां, 2017 के पहले की परिस्थितियां बताने के लिए आवश्यक है उसको कि भाई क्या स्थिति थी। 17 के पहले यूपी के नौजवानों के सामने स्वयं की पहचान संकट में थी। देखिए, मैं एक सच्चाई बताऊं कि यूपी के ज्यादातर नौजवान अपने को यूपी का नहीं बोलते थे, पहचान छुपाते थे। यूपी के बारे में लोगों की धारणा अच्छी नहीं थी। रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू, महीनों कर्फ्यू रहता था, विकास के बारे में कोई सोच नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। यानी यूपी को एक बीमारू राज्य के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था। लोग ये मानते थे कि देश के अंदर कुछ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़ी आबादी का राज्य कुछ करना नहीं चाहता। सबसे ज्यादा खामियाजा किसने भुगता इसकी? युवाओं ने, जिसको यूपी में तो रोजगार नहीं था, यूपी के बाहर भी उसके लिए कोई अवसर नहीं थे। और इसीलिए हम लोग इस पूरे परिदृश्य को बदलने की जो हम लोगों ने ठानी थी, आज उसका लाभ यूपी के नौजवान को प्राप्त हो रहा है। मैं मान सकता हूं आज के दिन पे यूपी का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जो लोग पहले उससे 10 कदम दूर भागते थे, आज उससे 10 कदम उससे आगे आकर के गला मिलने का प्रयास करते हैं। पहचान के संकट से वो उभरा है। एक तो पहली समस्या का उसका समाधान। दूसरा, यूपी के अंदर आज के दिन पे नौकरी की भी और रोजगार की भी कमी नहीं, हर फील्ड में। यानी देश के अंदर सर्वाधिक निवेश यूपी के अंदर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा कार्य हुआ, देखिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है कि हम लोगों ने भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आज से हम लोगों ने कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये परिकल्पना आप सोचिए 1997 में हुई थी।
कि भाई एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में होना चाहिए। लोग सोचते थे, नहीं हो पाता था। हम लोगों ने वहां पे 13,000 एकड़ यानी 13,500 एकड़ लैंड बिना किसी विवाद के किया। और आप आश्चर्य करेंगे कि जिन किसानों की लैंड ली थी, उन किसानों को सबसे पहली फ्लाइट पे मैंने वहां से आमंत्रित किया था। आज वो गोरखपुर यहां लखनऊ में आए थे, मेरे आवास पे आए, उनका मैंने सम्मान किया, उनके साथ संवाद किया, फिर वे यहां से खुश होकर के गए। उन युवाओं के लिए हम लोगों ने फिर अलग अलग कार्यक्रम प्रारंभ किए। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल दिया, यूपी के अंदर हम लोगों ने सुरक्षा का एक माहौल दिया, एजुकेशन के बारे में कार्य करना प्रारंभ किया। बहुत अच्छे ढंग से हमने इसको आगे बढ़ाया। शिक्षा का स्तर सुधरे, इसका उन्नयन हो। पहले तो स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी। यानी मैं बेसिक शिक्षा परिषद की बात बताऊं आपको, 2017 की स्थिति ये थी, जो शिक्षक थे उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने यहां प्रॉक्सी टीचर रखे हुए थे। वेतन सरकार से शिक्षक लेता था, लेकिन उनके बदले पढ़ाने के लिए कोई और दूसरा जाता था। जब शिक्षक स्वयं अपनी क्लास को लेने के लिए नहीं जाएगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कहां जा रहे हैं। स्कूलों में साधन नहीं थे। हम लोगों ने देखा बेसिक में, माध्यमिक में या उच्च शिक्षा में हम लोग इस बात को देखते थे कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था। क्यों है? हम लोगों ने जब इसके लिए अलग से टीम बनाई, सामान्य बिना किसी हो हल्ला के अध्ययन किया, पता लगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पेयजल नहीं है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। हमने सैचुरेशन के लक्ष्य तक उसको पहुंचाया कि हर विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट होंगे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, फर्नीचर होंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के रूप में एक अभियान चलाया। 1,56,000 विद्यालयों में हम लोगों ने 3 वर्ष के अंदर ये सभी प्रकार की सुविधाएं दी। परिणाम है, यूपी के अंदर बच्चों की ड्रॉप आउट रेट भी कम हुई और वहां पे एनरोलमेंट की संख्या बढ़ी, काफी ज्यादा बढ़ी है। इस चेंज उसमें लाने का प्रयास, शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत किया, जवाबदेही हर एक स्तर पर तय की। मैंने 17 में एक व्यवस्था और बनाई थी कि जो शिक्षक जहां पढ़ेगा वहां सीएम की या किसी की फोटो नहीं होगी, वहां उस शिक्षक की फोटो होनी चाहिए। और अभिभावक देखे कि यही शिक्षक है, पढ़ाने के लिए आ रहा है, वही आ रहा है, कोई और आ रहा है। तो दोनों चीजें थी, शिक्षक को सम्मान भी मिल रहा था, फोटो मुख्यमंत्री के बदले उसकी फोटो होगी, और बच्चे वहां पढ़ेंगे भी। और उस वही है कि नहीं है, इसको भी देखें। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई, परिवर्तन हुआ, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी। दूसरा, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटली हमारा युवा सक्षम हो। 2 करोड़ युवाओं को हम डिजिटली सक्षम बनाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। टैबलेट, स्मार्टफोन, इन सब के साथ जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया। ये वर्तमान में हमारी स्कीम चल रही है। स्किल डेवलपमेंट के अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। युवाओं के नौकरी का हो, रोजगार का हो, या उन्हें हर प्रकार से सक्षम बनाने की दिशा में जो प्रयास हो सकते थे, उस दिशा में हम लोगों ने एक सकारात्मक पहल भी उसके साथ जोड़ी। अन्य वे सभी उपाय किए जो युवाओं को आत्मविश्वास से भर सके। और मेरा मानना है कि यूपी का युवा आज के दिन पर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसका भविष्य किन हाथों में उज्जवल है और सुरक्षित भी है। उसे मालूम है कि जो 3 बातें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं युवाओं के लिए। एक, उसको अपना टारगेट पता हो, क्या उसको करना है, और उसके लिए उसके लक्ष्य का, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उसे क्या करना है, इस सुनिश्चित हो। आज उसने समझा है, अपने उद्देश्य भी समझे हैं और अपने लक्ष्य को भी उसने समझा है।
दूसरा, इसे प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए उसकी सेल्फ डिसिप्लिन, जीवन में एक आत्म अनुशासन का भाव क्या होता है, आज यूपी के युवाओं ने उसको बहुत अच्छे ढंग से समझा है। सरकार जब अनुशासित होगी तो प्रदेश भी अनुशासित स्वयं हो जाएगा। और वह यूपी का युवा आज स्वयं उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तीसरा, जब ये दोनों चीजें होंगी तो उसका स्वयं का आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ की स्थिति उसके मन में हो, और वह आत्मविश्वास से भरपूर युवा, अति आत्मविश्वास में नहीं पड़ना, लेकिन उसका स्वयं पे विश्वास है। जब स्वयं पे विश्वास है तो दूसरा भी उस पर विश्वास करता है। और मैं मानता हूं यूपी का युवा आज जिस सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहा है, अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर रहा है, स्वयं का उद्यम स्थापित कर रहा है, हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ नया करके दिखा रहा है, वह अपने अभिभावक को भी रोकेगा और यूपी में फिर से डबल इंजन सरकार ला करके अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाने का काम करेगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ही शायद भाई ने पीछे हाथ उठाया है, मैं चाहूंगी एक बार मन। राम राम महाराज जी, मेरा नाम धर्मवीर धर्म है, कवि हूँ, कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहता हूँ। पहली भेंट है तो प्रश्न नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ धन्यवाद करना चाहता हूँ। यूपी विधानसभा में पिछले दिनों मेरी पंक्तियां पढ़ी गई, आपने सुनी होगी वो किसानों पर थी, लेकिन आज आपके ऊपर कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जो यही व्यक्त कर मैंने लिखी। पूछ रहे थे, मेरे क्रिएटर मित्र इसका समर्थन करेंगे, पूछ रहे थे राम राज्य क्या, बता दिया, बुलडोजर ने दुष्टों को एक और ठिकाने लगा दिया, और जिन बातों को सालों पहले सिर्फ कल्पना कहते थे, महाराज जी ने बताया कि हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा होगा उत्तर प्रदेश में, जिन बातों को सालों पहले सिर्फ कल्पना कहते थे, बाबा की विकास नीति ने वह सब करके दिखा दिया। बाबा की विकास नीति में बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं हैं और ये जो भगवे साड़ी में एक हमारी बहन बैठी हुई हैं। जय श्री राम महाराज जी, मेरा नाम मुस्कान रघुवंशी है। मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार करती हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो उत्तर प्रदेश का 21-22 साल का युवा है, जिसे लगता है कि सफलता केवल बड़े शहरों में मिलती है, छोटे शहरों में कोई सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त है, लेकिन इस बात का हर एक युवा भी इस बात को जानता है कि आज के दौर में और खासतौर पर भारत में एक उसके लिए कुछ भी अब कठिन नहीं है। आज तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा कुछ भी अच्छा करेगा, उसको स्थान मिलने में कोई देर नहीं लगने वाली है। प्रतिभा कहीं भी होगी, उसकी पहचान बहुत दिनों तक छुपी नहीं रह सकती, और युवाओं को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वह धैर्य न खो, विपरीत परिस्थितियों में मजबूती के साथ अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। मायने आज के दिन पर देखिए, डिजिटल इंडिया के इस युग में आप क्या मानते हैं कि कोई चीज छुप जाएगी? कभी नहीं।
कहीं भी कोई व्यक्ति होगा अच्छा कर रहा है तो सामने आ जाएगा। और मेरा मानना है कि कुछ नए गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर अपने सक्सेस मॉडल को केवल प्रधानमंत्री जी के मन की बात में भी प्रस्तुत कर देगा ना, तो अपने आप ही पूरे देश और दुनिया के अंदर उसकी एक नई पहचान हो जाती है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बहुत सारे मॉडल आपने देखे होंगे जिसको पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन अचानक वह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। महत्वपूर्ण आज के दिन पे बड़ी सिटी नहीं है, बड़े घर में पैदा होना नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग सामान्य घरों में पैदा हुए हैं, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य शहरों में, सामान्य गांवों में रहे थे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से आप लोगों ने अपने आप को एक पहचान दी, और उस पहचान के नाते आपने आज एक लक्ष्य को प्राप्त किया है। युवाओं के लिए भी ढेर सारे अवसर हैं आज के दिन पे। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए ना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हो या बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से हो, ये सब गांवों की महिलाएं हैं। परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, सभी गांवों से जुड़े हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, आज वे अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा जो भी करेगा उसकी सब जगह पहुंच होगी। मुझे याद है मैं गोरखपुर से सांसद था। एक बार मैं संसदीय क्षेत्र के भ्रमण में एक गांव में जा रहा था। ऐसे चलते चलते मैंने अचानक एक जगह काफी मिट्टी का ढेर सा लगा था, वहां से धुआं आ रहा था। तो मैंने गाड़ी रोकी, साथ के लोगों से कहा, मैंने कहा भाई देखो ये धुआं निकल रहा है, भाई क्या है ये? मैंने कहा ये कोई जो है ज्वालामुखी तो नहीं है? तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये मैं तुरंत उतरा। तो तब तक वहां पे जो कुम्हार जाति से जुड़े हुए लोग थे वो लोग मेरे सामने आए। उन्होंने कहा साहब ये हमारा है, हम लोग यहाँ पे टेराकोटा के बर्तन बनाते हैं। मैंने कहा टेराकोटा क्या होता है? तो ले गए अपने घर के पास झोपड़ी, छोटी सी खपड़े का मकान था उनका, उसी में लोग रहते थे। मैंने कहा धुआं कैसे निकल रहा फिर? उन्होंने कहा नहीं आग लगाई है। तो मैंने कहा आग से क्या होगा? कहा बर्तन पकेगा। तो मैंने कहा इसको तो आप ऐसे भी पका सकते थे। कहा नहीं साहब ये टेराकोटा की पहचान क्या होती है, इसमें पेंट नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही आग से उसमें वो पेंटिंग होगी और अपने आप ही वो उसके साथ ही उसको मजबूती भी प्रदान कर देगा। देखिए विपन्न थे सभी लोग, बहुत विपन्न थे। तो जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात आई तो हमने गोरखपुर में टेराकोटा को रखा। मुझे याद है 2019-20 में मैं अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में जा रहा था। लखनऊ में हमारी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम लॉन्च हो चुकी थी तब तक, और हम एग्जीबिशन में जितने भी एग्जीबिटर्स होते थे तो उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिले के अंदर कंपटीशन करा करके टॉप 3 होते थे उनको चयन करते थे, फिर उनको हम भेजते थे सरकारी, अपने सरकारी खर्चे पर उनकी लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था वहां करते थे, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देते थे। तो उसमें उसका भी चयन गोरखपुर से हुआ। तो मुझे एमएसएमई विभाग के लोग आए, उन्होंने कहा कि साहब जो है कुछ यहाँ पे हम लोगों ने एक स्वदेशी मेला लगाया है, उससे जुड़े हुए लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे तो अयोध्या जाना है। मैंने कहा कौन लोग हैं? उन्होंने कहा साहब इसमें एमएसएमई से जुड़े हुए वे परंपरागत उद्यमी भी हैं। मैंने कहा वो हैं तो उनको जरूर बुलाओ, मैं उनसे मिलकर के अयोध्या निकलूंगा। तो 8-10 लोग आए, उनमें से एक वो व्यक्ति भी था। तो
हल्की हल्की मेरे दिमाग में था, तो मैंने तो उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम तो गोरखपुर के लग रहे हो। उसने कहा साहब मैं गोरखपुर का ही हूं। तो मैंने कहा तुम्हारे कहाँ तुमसे मुलाकात हुई थी? उसने कहा साहब आप सांसद थे, एक बार आए थे। मैंने कहा उस गांव में ना, औरंगाबाद गांव में? कहा हाँ। कहा ओ। मैंने कहा तुम्हारा क्या? उन्होंने कहा साहब ये मैं आपके लिए एक दीप स्टैंड लेके आया हूं। मैंने कहा दीप स्टैंड? मिट्टी का बना था। तो मैंने कहा कितने का है ये? उसने कहा नहीं मैं आपको फ्री में देने के लिए आया। मैंने कहा यार देखो तुम बेचारे गरीब लोग, मुझे मत दिया करो ये सब, मुझे बताओ कि कितने का है ये। उसने कहा इसकी कीमत तो लोग दे रहे हैं 50,000 रुपया, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा लागत बताओ यार, कितना लागत तुम्हारी कितनी आई इसमें? उसने कहा 20,000 रुपये। तो मैंने कहा तुम मुझसे 20,000 रुपया लोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो जो है मैं फ्री में नहीं लूंगा। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ तुम्हारा कुछ बिक्री हुआ भी यहां 3 दिनों में? उसने कहा साहब मैंने 16 लाख रुपए नेट कमाए हैं इन 3 दिनों में। और फिर मैंने अपने एमएलए से कहा, मैंने कहा भी देखो उस गांव में जाना है और उन लोगों के लिए क्या कुछ हुआ है, परिवर्तन देखो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने आज अपना बहुत अच्छा मकान बना लिया, शोरूम बना लिया, हमारा कॉमन सर्विस सेंटर वहां बन गया है, ढेर सारे लोग अब उस कार्य के साथ जुड़ चुके हैं। और मुझे उन लोगों की पीड़ा उसी समय पता थी कि इनकी समस्याएं क्या है। मैं मानता था, क्योंकि जब मेरे संपर्क में लोग आए थे तो सबसे पहले वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा साहब हमें मिट्टी नहीं मिल पाती है, हम टेराकोटा बनाएंगे कैसे? तो मैं यहां आया, मुख्यमंत्री बना, तो मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा अप्रैल से लेकर जून तक गांव हो या शहर, हर एक जगह की मिट्टी फ्री में कुम्हार जाति के लोगों को मिलेगी, बर्तन बनाने के लिए फ्री में मिलेगी, कोई रॉयल्टी नहीं, कोई पैसा नहीं। तो लोगों ने कहा रे साहब ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो क्या सकता है, अभी आदेश हो गया, जाने दो। फिर लोग समझाने लगे। मैंने कहा भी मूर्खों एक बात सोचो कि ये जो काम हो रहा है, हमें फ्री में जल संरक्षण के लिए तालाब तैयार हो जा रहा है। आखिर आप मजदूर लगाते तो मजदूरी आपकी बच जा रही है ना, उसी मजदूरी को इनकम में मान लो अपनी। हमारा तो दोनों तरफ लाभ है भाई। हमारे यहां जो लोग मिट्टी ले रहे हैं वो लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमारी बदले में मजदूरी भी मिल जा रही है, तो सरकार घाटे में कहां से है? ये मॉडल आज आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहां सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोगों ने बैन किया है। आप पानी की बोतल यहां उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे कार्यालयों में किसी सरकारी बैठक में प्लास्टिक की बोतल नहीं वहां चलती। डिस्पोजेबल बोतल ही वहां उपयोग की जाती है, स्टील के थर्मस में जल आएगा, उसी में लोगों को सबको सप्लाई हो जाता है। लेकिन वहां पे ये मॉडल हम लोगों ने देखा, मिट्टी के बर्तन, और इतना अच्छा व्यवसाय आज के दिन पर यूपी के अंदर चल रहा है। हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में वो अपने आप में एक मॉडल बना। मेरा मानना है कि ये अपने आप में करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार उस दिशा में आगे बढ़ जाए, युवा आगे बढ़ जाए, समाज का हर तबका उस पॉजिटिव भाव के साथ आगे बढ़ जाए। परिवर्तन लाया जा सकता है, अवश्य लाया जा सकता है, और युवा उसका वाहक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। निश्चित रूप से। मैं भाइयों में से अब अग्रिम पंक्ति में भाई को चाहूंगी सफेद शर्ट। जय श्री राम महाराज जी, मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं राम जी की जन्मभूमि अयोध्या से हूँ। तो अरे महाराज जी 2019 में लखनऊ में यहीं पे युवा कुंभ का आयोजन हुआ था, तो वहाँ पे आपके भाषण के दौरान हम युवाओं ने नारे लगाए थे कि मंदिर जो बनवाएगा वो उसी को जाएगा। तब आपने मुस्कुराते हुए कहा था कि चिंता मत करिए, हम ही बनवाएंगे और जल्दी बनवाएंगे। तो जो वादा किया था रामलला से, वो वादा आपने निभाया है। जहाँ हुआ था जन्म राम का, मंदिर वहीं बनाया है।
महाराज जी इसके लिए हर अयोध्यावासी और पूरा हिंदू समाज आपका आजीवन आभारी रहेगा। महाराज जी मेरा आपके पास एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे रामलला का मंदिर तो बन गया, लेकिन अब अयोध्या में आपका आगे का क्या लक्ष्य है और आने वाले 10 वर्षों में आप अयोध्या को किस रूप में देखना चाहेंगे? जय श्री राम। देखिए, अयोध्या हर भारतीय के लिए अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ी को देने का एक अनुपम उपहार भी है। अयोध्या ने हम सबको एक प्रेरणा दी है, कैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक हब, एक शहर बन सकता है। 2017 के पहले अयोध्या का लोग नाम लेने से डरते थे, जाने से डरते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, अयोध्या का मेरा पहला दौरा था, लोग मुझसे कहते थे अरे आप ये क्या कर रहे हैं। जहां दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे थे तब भी लोग हमसे कह रहे हैं सब क्या कर रहे हैं आप एक बवाल अपने सिर में लेने जा रहे हैं। हमने कहा बवाल नहीं, समस्या का समाधान हम करने जा रहे हैं, समस्या का समाधान होगा। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, मुझे तो अच्छा लगा कि आप सभी लोग अयोध्या भ्रमण करके भी आए हैं। देखिए, बदलाव उसी को एहसास होगा जिसने पूर्व की स्थिति को देखा होता। पूर्व में आपने देखा होता अयोध्या को, गलियां बहुत संकरी थी। जो आज के दिन पे राम पथ है, धर्म पथ है या भक्ति पथ है, इनको आपने देखा होगा ये सभी सिंगल लेन से जुड़े हुए थे, सिंगल लेन की सड़कें थी, बिजली के तार झूलते थे और उसी में चलते चलते अगर कभी कोई बंदर भी टपक पड़े सिर में तो कोई भरोसा नहीं था। यह अयोध्या के एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। गंदगी, दुर्व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं। राम जी की पेड़ी, जब आप सरयू जी की आरती करने के लिए गए होंगे, राम जी की पेड़ी में जल, वहां से सरयू जी से जल तो आता था लेकिन वो बाहर नहीं निकलता था। वो पौंड था, एक पौंड था, वो पेड़ी नहीं थी, पौंड था। वहीं जल सड़ता था, बदबू थी, अव्यवस्था सी थी। आज आप देख रहे होंगे, आप सोचो ना, भगवान राम हजारों वर्ष पहले आए होंगे पुष्पक विमान से, लेकिन अयोध्या वासियों को हजारों वर्षों में कभी विमान में बैठने का अवसर नहीं मिला। आज वहां 4 लेन की चारों ओर से कनेक्टिविटी है, लखनऊ से, प्रयागराज से, वाराणसी से, गोरखपुर से, नेपाल से, हर एक ओर से, यहां तक कि जनकपुर से भी 4 लेन की कनेक्टिविटी है। डबल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। पहले मीटर गेज की लाइन थी, सिंगल लाइन थी, आज अयोध्या ब्रॉड गेज के डबल लाइन के साथ जुड़ी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है और वो महर्षि वाल्मीकि के प्रति विरासत का सम्मान प्रभु श्री राम से भी है, महर्षि वाल्मीकि जी से भी। वहां पे जितने अतिथि भवन हैं उनका नाम निषाद राज के नाम पर। भगवान राम का सबसे पहले आतिथ्य भगवान राम को किसी ने दिया? निषाद राज ने दिया। भगवान राम के मित्र निषाद राज गुहा के नाम पर वहां के अतिथि भवनों का निर्माण, वहां के भोजनालय माता सबरी के नाम पर। अयोध्या उस विरासत का प्रतीक बना है। स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक ग्लोबल हब के रूप में अयोध्या उभर चुकी है। सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को स्थापित किया जा चुका है। देश की जो पहली सोलर सिटी में से कोई एक है, उनमें से अयोध्या भी एक है। आज वहां पे जितनी भी स्ट्रीट लाइट जलती है,